बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग इंशाल्लाह क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 यानी रिएक्शन काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा रिएक्शन काइनेटिक्स या इसको केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। भाई काइनेटिक्स काइनेटिक्स का वर्ड आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। बताएं काइनेटिक्स किस चीज की स्टडी है। बेटा काइनेटिक्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये वाली चीजें पढ़ी होंगी। वेलोसिटी क्या मतलब स्पीड। तो बेटा यहां पर हम लोग बस की स्पीड नहीं, केमिस्ट्री के अंदर बसें वगैरह नहीं चलती भाई। केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करते हैं। रिएक्शन की वेलोसिटी या स्पीड के लिए एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल होती है और वो टर्म पता है क्या कहलाती है। वो टर्म कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा वेलोसिटी को आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी रेट ही होती है। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं नंबर 1 रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नंबर 2 मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ये केमिकल रिएक्शन कौन से मेथड से हो रहा है। भाई रिएक्शन में पहले वाले बॉन्ड टूटते हैं, नए वाले बॉन्ड बनते हैं। अब किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है, पहले पुराने वाले बॉन्ड टूट रहे हैं और बाद में नए वाले बॉन्ड बन रहे हैं, या पहले नए बॉन्ड बनते हैं, नए बॉन्ड बनने के बाद फिर पुराने वाले बॉन्ड टूटते हैं, या दोनों एक साथ हो रहे हैं यानी पुराने वाले बॉन्ड टूट रहे हैं और उसी दौरान नए वाले बॉन्ड बन रहे हैं, या अगर एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है। ये सारी बातें कहलाती है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। और तीसरी चीज जो बेटा हम लोग स्टडी करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, वो है वो फैक्टर्स जो रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की वेलोसिटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो बेटा 3 चीजों की स्टडी, कौन कौन सी 3 चीजें हैं जरा देख लें। स्टडी ऑफ नंबर 1 कौन सी चीज बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब भी पता होना चाहिए यानी रिएक्शन की स्पीड। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कि ये रिएक्शन कौन से तरीके से हो रहा है, एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। इन 3 चीजों की स्टडी, ये जो 3 चीजें ना, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इन 3 चीजों की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स। बेटा अब सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब होता है स्पीड, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है कि यूनिट टाइम के अंदर या गिवन टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट में कितनी चेंज आ रही होती है, इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर या 2 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर या 10 मिनट के अंदर डिस्प्लेसमेंट यानी कितना फासला कोई चीज तय करती है, क्या कहलाती है, वेलोसिटी। ये तो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो तो उसके लिए। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि यहां पर आप लोगों ने फ्लास्क ली, यहां पर टेबल पड़ा हुआ है, आपने जनाब फ्लास्क या बीकर यहां पर रखा, उसके अंदर रिएक्टेंट डाले, रिएक्शन स्टार्ट हुआ और जनाब बीकर ने भागना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता, बीकर या फ्लास्क उधर ही पड़ी रहती है। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसमें बेटा ये वाला काम हो रहा होता है, जरा समझे ना। अब ये रिएक्टेंट है, किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स। तो मुझे बताएं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरेगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या मतलब, रिएक्टेंट की अमाउंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ेगी या कम होगी। देखिए ना बेटा ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये जब इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या मतलब इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर मिकदार ही आप समझ लें, अमाउंट, क्वांटिटी आप समझ लें। और बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही होती है। ये बन रहे होते हैं ना, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं,
फार्म्ड हो रहे होते हैं, और ये तो कंज्यूम यानी यूज्ड हो रहे होते हैं। जो चीज यूज हो रही होती है वो कम हो रही होती है, और जो चीज प्रोड्यूस यानी पैदा हो रही है, बन रही है, वो क्या हो रही होती है बेटा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो बच्चों अब हम लोग रिएक्शन की स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? भाई आम जो चीज होती है उसकी स्पीड क्या होती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है यूनिट टाइम के अंदर या गिवन टाइम के अंदर। और बेटा यहां पर हम लोग लिखेंगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। बेटा ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है ना, ये चेंज ही तो है। अगर किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो क्या मतलब चेंज आ रही है उसकी वैल्यू में, और अगर डिक्रीज कर रही है तो ये भी एक चेंज है। तो बेटा यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन द गिवन टाइम या पर यूनिट टाइम आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे चेंज इन द concentration of reactants or products per given time या per unit time is called, क्या कहलाएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा आप सपोज करें ना, जरा देखें, आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 10 मोल पर डीएम क्यूब, 10 मोल पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब, या इसे हम लोग मोलर भी कहते हैं। बेटा जब 5 सेकंड गुजरे ना तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई 8 मोल पर डीएम क्यूब। कितनी हो गई, 8 मोल पर डीएम क्यूब। आप मोल पर डीएम क्यूब इस तरह लिखें, या ये पर वाली साइन यानी अपान वाली साइन न लगाएं, इसकी जगह डॉट लगा दें, और ये जो बाद में वैल्यू है जो अपान के नीचे आ रही है उसकी पावर से पहले माइनस लिख दें। तो बच्चों 5 सेकंड टाइम लगा, तो 5 सेकंड टाइम कौन सा है, गिवन टाइम, और उस टाइम में कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आई, 10 से 8 मोल हो गई। तो चेंज कितनी आई, डिक्रीज हुई ना कंसंट्रेशन, 10 से 8 हो गई, डिक्रीज हुई, 2 मोल का चेंज आ गई। तो रेट पता है क्या बनेगा, 2 मोल पर डीएम क्यूब, ये तो चेंज इन कंसंट्रेशन है, अपान कितने टाइम में, 5 सेकंड में। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, 0.4 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4, और यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब। अब सेकंड भी अपान के नीचे आ रहा है तो पर सेकंड आप लिख दें इस तरीके से। आप तो ये बात समझ में आ गई कि रेट क्या होता है, कि यूनिट टाइम में या कोई आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे दी जाता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, तो उनमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आई है। या फिर अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के हिसाब से नहीं करना चाहते तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना इजाफा हुआ है, ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का फार्मूला क्या बनेगा, यहां पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं मैथमेटिकली। रेट ऑफ रिएक्शन लिखें या सिर्फ रेट लिख दें, क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ऑफ अ सब्सटेंस क्या मतलब, वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, या तो रिएक्टेंट होगा या फिर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अपॉन गिवन टाइम, टोटल टाइम टेकन आपकी बुक में लिखा हुआ है, या गिवन टाइम यानी इस चेंज के दौरान जितना टाइम लगा है, टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस चेंज। इस चेंज यानी ये जो कंसंट्रेशन में चेंज आई है ना, इसमें कितना टाइम लगा है। अब बच्चों रेट की यूनिट क्या होगी, यूनिट, हाँ भाई जरा देखें ऊपर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। बेटा चेंज की कोई यूनिट नहीं होती, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब। आप इस तरह लिखें या इस तरह लिख दें, मोल यानी ये पर माइनस की साइन लगा दी ना, पर डीएम क्यूब इस तरह लगाए। अगर ये पर वाली साइन लगाई ना, ये वाली अपान वाली साइन, तो फिर यहाँ पर पावर माइनस में नहीं लगाना, और अगर ये साइन नहीं लगाई तो फिर पावर किस में लगानी है, माइनस में। अपान सेकंड, अपान टाइम आ रहा है ना, देखिए नीचे टाइम आ रहा है, असल
क्वांटिटी तो टाइम है ना, और ऊपर क्वांटिटी कौन सी है, कंसंट्रेशन है। यूनिट क्वांटिटी की होती है ना। तो बेटा जरा देखें, कंसंट्रेशन की यूनिट हमने लिख दी है मोल पर डीएम क्यूब, या आप इस तरह लिखें। और टाइम टेकन, टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड। अब अपान के नीचे टाइम है, अपान के नीचे टाइम है, तो यहां पर आप लोग टाइम की यूनिट यानी सेकंड लिखेंगे, या फिर अगर यहां पर लिखेंगे, पर नहीं लगाया तो -1 लिख दें। बेटा ये जो पर है ना, इस पर का मतलब पता है क्या है, कि इस पर के बाद जितनी भी यूनिट्स आ रही हैं वो इस पर के नीचे हैं, लिहाजा इधर माइनस नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ये पर नहीं डालेंगे तो फिर इसके बाद जितनी भी ये यूनिट्स उनकी पावर माइनस में कर दें। या आप ये भी लिख सकते हैं बेटा, ये जो मोल पर डीएम क्यूब है ना, इसकी जगह सिर्फ मोलर भी लिख सकते हैं। मोलर, मोलर मोल पर डीएम क्यूब दोनों की जगह पर आएगा, और मोलर और साथ क्या आ जाएगा, पर सेकंड, ये इसकी जगह आ जाएगा। या आप इस तरह लिख दें, मोलर, मोल पर डीएम क्यूब की जगह अपान सेकंड लिख दें। देखें, फिर मैंने जब अपान लिखा या पर लिखा, पर की साइन डाली या अपान की साइन डाली, तो पावर फिर माइनस में नहीं। अब बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड रिएक्शन की क्या बताती है, किसी भी चीज की, बस की स्पीड कैसे क्या बताती है, कि बस कितनी तेजी से फासला तय कर रही है। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट कितनी तेजी से कंज्यूम हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, या प्रोडक्ट कितनी तेजी से फॉर्म, प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो आगे मैं हेडिंग डालता हूं, व्हाट डज अ केमिकल रिएक्शन टेल अस। बच्चों ये हमें क्या बताता है, ये हमें दो बातें बताता है। कौन कौन सी दो बातें, हाउ क्विकली द रिएक्टेंट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड, या आप लिख सकते हैं हाउ क्विकली द रिएक्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड। या हाउ क्विकली द प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म, कंज्यूम का मतलब होता है खर्च होना, इस्तेमाल हो जाना। हाउ क्विकली द प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। बेटा यही इस टॉपिक के नोट्स भी बन गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये फॉर्मेटिव है। नहीं बेटा, ये फॉर्मेटिव नहीं है। इस बात का जिक्र डायरेक्टली न फॉर्मेटिव में किया गया न सुमेटिव में किया गया है, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, उसका जिक्र बहुत क्लियरली किया गया है कि ये सुमेटिव है, यानी बोर्ड के एग्जाम में आएगा। और बेटा ये टॉपिक उस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, यानी वो वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक एक साथ जुड़े हुई हैं। उस टॉपिक की समझ इसके बगैर नहीं आती, और इसका तो जिक्र ही नहीं है न सुमेटिव में न फॉर्मेटिव में, लिहाजा ये सुमेटिव है। वैसे इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक जो है ना, उन्होंने फॉर्मेटिव कर दिए हैं, यानी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे। जस्ट 3 टॉपिक हैं, एक ये है, यानी इसके साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा भी है, और 2 और छोटे छोटे टॉपिक। बेटा रिएक्शन में क्या होता है, अब सपोज करें कि ये आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक रिएक्टेंट है ए, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, शुरू में कितना प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होता। शुरू में तो आप रिएक्टेंट डालते हैं, वहां प्रोडक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बेटा हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको पता है ना, जब आप लोग ग्राफ बनाते हैं तो कितने एक्सेस ड्रा करते हैं, 6 एक्सेस ना। और भाई खुदा का खौफ करना, 6 एक्सेस वाला कोई ग्राफ मैंने आज तक नहीं पढ़ा। कितने, 2 एक्सेस, 2 डायमेंशनल ग्राफ आप लोग ड्रा करते हैं। वैसे 3 डायमेंशनल वाला ग्राफ भी होता है, लेकिन आपके कोर्स में जस्ट 2 डायमेंशनल तक ही बात रखी गई है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक एक्सेस, कौन सा एक्सेस, वाई एक्सिस, और इस साइड पर कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस ड्रा कर लेंगे। बेटा एक्स एक्सिस में हम लोग नोट करेंगे टाइम, और वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन, आइदर इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब बच्चों शुरू में
रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ज्यादा क्या मतलब है, लाइन ऊपर की जानिब से स्टार्ट होगी, ऊपर की जानिब कंसंट्रेशन ज्यादा, नीचे की जानिब कंसंट्रेशन कम, और टाइम गुजरेगा तो लाइन आगे की जानिब जाएगी। तो बेटा रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ना वो यहां से स्टार्ट होगी ए की कंसंट्रेशन, और जैसे टाइम गुजरेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम होना क्या मतलब, लाइन नीचे की जानिब आएगी। टाइम पास होगा, टाइम गुजरेगा तो लाइन आगे की जानिब, ये देखो ना टाइम वाली लाइन है तो लाइन आगे की जानिब जाएगी, तो इसका मतलब लाइन दो साइडों में जाएगी, नीचे और आगे की जानिब। तो जनाब ये इस तरीके से बन जाएगी लाइन। ये ए की कंसंट्रेशन है, ए। और पता है बच्चों, किसी भी चीज़ की जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे ड्रा करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके गिर्द ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना, जैसे आप लोग बड़ी ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट कहते हैं, वो लगा दे। ये रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो शुरू में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो थी, तो जीरो कंसंट्रेशन तो यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ए बी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। अब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो लाइन ऊपर की जानिब जाएगी, और रिएक्शन चल रहा है तो साथ साथ टाइम भी गुजरा है, टाइम गुजरा है तो लाइन आगे की जानिब जाएगी। क्या मतलब, प्रोडक्ट वाली लाइन दो डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर की जानिब और आगे की जानिब। तो बच्चों इस तरीके से, तो बच्चों ये वाली जो लाइन है ना, ये प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन को शो कर रही है। अब बच्चों ये ग्राफ बन गया है जिसकी मदद से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इस ग्राफ में अगर आप लोग जरा देखें ना तो दो कर्व्स हैं, एक ये वाला कर्व और एक ये वाला कर्व। ये वाला कर्व किस चीज को शो कर रहा है बेटा, ये वाला कर्व शो कर रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर डिक्रीज को। देखना लाइन नीचे आ रही है, डिक्रीज को। और ये वाला कर्व शो कर रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज को। तो बच्चों हम लोग यहां पर लिखेंगे ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व्स, उनमें से जो एक कर्व है शोइंग द डिक्रीज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट लिखते हैं या रिएक्टेंट्स लिख दें, कंसंट्रेशन। और बेटा जो दूसरा कर्व है शोइंग, ये वाला जो कर्व है शोइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब बच्चों अगर आप शुरू में यानी इनिशियली देखें ना तो ये कर्व ज्यादा स्टीप है। स्टीप का क्या मतलब होता है, यकदम नीचे की जानिब आ जाने वाला या यकदम ऊपर की जानिब, बहुत ज्यादा ऊपर की जानिब जाने वाला। अब बच्चों जरा देखें ना, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। इनमें स्टीपर यानी जिसकी चढ़ाई यकदम बहुत ज्यादा ऊपर की जानिब है, ये वाली लाइन ज्यादा स्टीपर है। तो शुरू में जरा देखें तो ये ज्यादा स्टीपर है, सीधा ऐसा लगता है जैसे ऊपर की जानिब जा रहा है, या ये ज्यादा स्टीपर है, ऐसा लगता है जैसे फौरन नीचे की जानिब आ रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये इसकी स्टीपनेस जो है ना, यानी इसकी ये जो ढलवान है, इसकी जो यकदम ऊपर की जानिब या यकदम नीचे की जानिब आना है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इनिशियली रिएक्टेंट का जो कर्व है इज मोर स्टीपर या इज स्टीप। अब जितना ज्यादा स्टीप है, यकदम नीचे की जानिब आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुरू में बहुत तेजी से कम हुई। देखें ना, थोड़ा सा टाइम, यहां से यहां तक का टाइम ले लें, यहां से यहां तक का टाइम, ये बहुत ज्यादा चेंज आ गई कंसंट्रेशन। आगे इतनी चेंज नहीं आई, भले आप जरा देखें ना, यहां से ये कह देते हैं 20 सेकंड है, इतना टाइम और ले लें कितना हो जाएगा 40, इतना टाइम और ले लें कितना हो जाएगा 60। बच्चों अब कंसंट्रेशन, अब सपोज करें कि यहाँ थे 5 मोल, ये कितने थे 10 मोल पर डीएम क्यूब, ये कितनी थी 15, यहाँ कितनी थी 20, ये कितनी थी 25, ये कितनी थी सपोज करें 27 मोल पर डीएम। अब देखें ना, शुरू के जो 20 सेकंड थे, ये वाले देख लें, शुरू वाले जो 20 सेकंड थे, कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आ गई है जरा देखिए। 27 से ये तकरीबन 12 बन रही है, 27 से 12, 27 माइनस 12 कितनी हो गई 15 मोल 20 सेकंड के अंदर चेंज हुई। अब अगले में जरा देख लेते हैं, जरा देखें यहाँ पर, यहां से यहां तक भी 20 सेकंड लगा है टाइम, लेकिन कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आई, यहां पर कितनी थी 12, और यहां पर ये देख लें, ये तकरीबन हो रही है 7, 12 से यहाँ कितनी हो गई 7, तो 12 से कंसंट्रेशन कम होकर 7 मोल पर डीएम क्यूब पर आ गई, तो कितनी चेंज हुई 5। तो देखें शुरू वाले 20 सेकंड में 15 मोल पर डीएम क्यूब
कंसंट्रेशन कम हुई, और अगले 20 सेकंड में सिर्फ 5 मोल पर डीएम क्यूब। तो शुरू में ये जो रिएक्टेंट वाला जो ये कर्व है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, और बहुत ज़्यादा स्टीप ये शो कर रहा है कि रिएक्शन बड़ा फास्ट है, यानी रिएक्टेंट के लिहाज से जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें बड़ी तेजी से फास्टली डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इनिशियली क्या हुआ है, रिएक्टेंट कर्व इज स्टीप, रिएक्टेंट कर्व इज स्टीप। स्टीप का मतलब समझ में आ गया ना, जो यकदम नीचे की जानिब या यकदम ऊपर की जानिब, जिसका स्लोप हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्टीप। अब ये किस चीज़ को शो करता है, शोइंग दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग फास्टली, concentration of reactant is decreasing fastly। और बच्चों उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट कर्व इज आल्सो स्टीप। प्रोडक्ट का जो कर्व है ये भी देखें बिल्कुल ज्यादा स्टीप है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। प्रोडक्ट कर्व इज आल्सो स्टीप। अब बच्चों प्रोडक्ट का कर्व स्टीप है तो उसका क्या मतलब है, वो क्या शो कर रहा है, शोइंग दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग फास्टली। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ती है ना, इंक्रीजिंग फास्टली। बच्चों विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर क्या होता है, ये तो हमने इनिशियल शुरू की बात की है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, अच्छा बेटा अगर ये स्लोप ना बहुत ज्यादा स्टीप हो, यानी कर्व बहुत ज्यादा स्टीप हो, यकदम ऊपर की जानिब या यकदम नीचे की जानिब आ रहा हो, देखे ना बास चढ़ाइयाँ होती है ना, आप लोग साइकिल या बाइक या कार वगैरह जब चला रहे होते हैं तो रोड पे चढ़ाई आती है, बास चढ़ाई ऐसी होती है कि यकदम ऊंची, या उतराई ऐसे आ जाती है कि यकदम नीचे की जानिब जा रही हो, तो हम लोग कहते हैं ये स्टीप है। लेकिन बास ऐसा होता है कि बहुत ऊंचाई होती है लेकिन बड़ी स्लो स्लो ऊपर, बहुत बहुत लंबाई तक जाकर ऊपर होती है, ऊंचाई में जाती है, या अगर नीचे की जाने भी जा रही है, उतराई भी है तो यकदम उतराई नहीं है, बड़ी लंबी जाकर आगे जगह जो होती है ना वो नीचे आती है। तो बच्चों वो ज्यादा स्टीप नहीं होती। अब बच्चों अगर ज्यादा स्टीप है ना, ज्यादा कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है, तेजी से कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है, तो इसका मतलब ये हो कि रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है। अब बच्चों विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, पैसेज ऑफ टाइम ये हो रहा है कि ये जो कर्व है ना लेस स्टीप हो गए हैं, कर्व्स बिकम लेस स्टीप, बिकम्स लेस स्टीप। अब ज्यादा स्टीप नहीं रहे तो फिर ये किस बात को शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि रिएक्शन स्लो डाउन हो गया है, रिएक्शन बिकम स्लो डाउन, शोइंग दैट became स्लो डाउन, स्लो डाउन। और रिएक्शन पता है क्यों स्लो हुआ है बेटा, रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्टेंट के पार्टिकल एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब रिएक्टेंट के पार्टिकल अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा पार्टिकल रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन बेटा जब वक्त गुजरा तो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट के पार्टिकल कम होते जा रहे हैं। जब पार्टिकल कम होंगे तो थोड़े पार्टिकल रिएक्ट करेंगे, तो क्या मतलब है, रिएक्शन स्लो होगा। थोड़े पार्टिकल रिएक्ट करेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा। जब थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा तो इसका मतलब यह रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, अब थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन स्लो हो गया है। अब इसकी वजह क्या है, बिकॉज ओनली फ्यूअर, फ्यूअर मतलब बहुत थोड़े से, चंद एक, फ्यूअर पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट आर हेयर टू रिएक्ट। यहाँ बहुत थोड़े से पार्टिकल हैं जो रिएक्ट करेंगे। और बेटा एक वक्त आएगा आखिरकार, फाइनली, ये आपकी बुक में लिखो इवेंचुअली, आखिरकार क्या होगा कि ये जो कर्व है ना वो फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा आगे की तरफ जाएगा। अब नीचे न ऊपर, ये वाला कर्व भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो क्या मतलब, कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है। अब ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो कंसंट्रेशन फिक्स हो गई है, तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगी तो हम लोग कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन अब 0 हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया है इवेंचुअली।
आप फाइनली लिख दें कर्व्स बिकम फ्लैट, फ्लैट बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, शोइंग दैट रिएक्शन। अब अगर कर्व फ्लैट हो जाए तो क्या मतलब है, रिएक्शन स्टॉप हो गया है, शोइंग दैट रिएक्शन हैज बीन स्टॉप, या आप कहते हैं कंप्लीट हो गया है। बच्चों, रिएक्शन स्टॉप होने की वजह क्या है? रिएक्शन स्टॉप होने की दो वजह हो सकती हैं। अगर रिएक्शन सिर्फ होगा ना इरिवर्सिबल, यानी सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिर्फ फॉरवर्ड की जानिब जाने वाला रिएक्शन होगा। बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसी वक्त प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो उस तरह के रिएक्शन को ना फिर हम लोग इस तरीके से जाहिर करते हैं, जैसे ए है और ये बी और बी फिर ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, ये पता है किस वक्त स्टॉप होता है? जब सारे का सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, सारे का सारा रिएक्टेंट यूज्ड हो जाता है, या हम लोग ये कहते हैं सारे का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इट इज ड्यू टू द, ये किस वजह से हो रहा है? कंप्लीट कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट। और लेकिन अगर बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन हो, रिवर्सिबल क्या मतलब, जो रिवर्स साइड पर, यानी प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हो, तो उसमें ना फिर रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि जैसे ये बी में कन्वर्ट होगा ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देंगे, तो रिएक्टेंट मुकम्मल खत्म नहीं होता। तो ये वाला रिएक्शन फिर किस वक्त स्टॉप होता है? जब इनमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पर सिर्फ हम लोग लिख देते हैं, आप उसको समझने की कोशिश न करें। या मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि जब फॉरवर्ड की स्पीड और रिवर्स की स्पीड, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। तो बेटा रिएक्शन किस वक्त स्टॉप होगा? अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो उसमें सारे का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो उसमें फिर इक्विलिब्रियम जब डेवलप हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम has been developed, या आप लिख दें इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। अच्छा, अब बच्चों इसको थोड़ा सा मैं समराइज करता हूं। भाई जब आप लोग ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, तो उस दौरान दो कर्व बनते हैं। वो ग्राफ दो कर्व पर मुश्तमिल होता है, एक कर्व रिएक्टेंट के लिए और एक कर्व प्रोडक्ट के लिए। रिएक्टेंट वाला जो कर्व है ना, उसकी लाइन नीचे की जानिब आ रही है। नीचे की जानिब आने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और लाइन ऊपर की जानिब जाने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अच्छा, शुरू में ये जो कर्व होते हैं बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, बाद में ये लेस स्टीप हो जाते हैं, और फाइनली ये फ्लैट हो जाते हैं। अब इस बात का ख्याल रखना, शुरू में ये जो ग्राफ के कर्व्स होते हैं, रेट का जो ग्राफ बनाया जाता है उसके जो कर्व्स होते हैं वो ज़्यादा स्टीप होते हैं, बाद में लेस स्टीप, और फाइनली फ्लैट हो जाते हैं। अब ज़्यादा स्टीप का मतलब यह है कि कंसंट्रेशन में चेंज ज़्यादा आ रही है। क्या मतलब है? रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, फास्ट है रिएक्शन। अब बेटा लेस स्टीप का मतलब यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है ना, वो स्लो आ रही है। क्या मतलब? रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड स्लो हो गई है। और फ्लैट होने का मतलब यह है कि यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो गया है। और स्टॉप होने की दो वजह है। कौन कौन सी दो वजह? अगर रिएक्शन होगा इरिवर्सिबल, यानी प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, तो वहाँ पर रिएक्शन कैसे स्टॉप होगा? जब ये रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएगा। और अगर रिएक्शन होगा ना रिवर्सिबल, तो उस सूरत में किस वक्त रिएक्शन स्टॉप होगा? जब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। अब बच्चों इस पूरे केस को जरा समझे ना, और उसके बाद मुझे बताएं, क्या थ्रू आउट द रिएक्शन, यहां से लेकर यहां तक रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन का रेट बराबर रहा है? नहीं, शुरू में रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा, फिर स्लो, और फिर मुकम्मल तौर पर रिएक्शन का रेट ज़ीरो हो गया। रिएक्शन जब स्टॉप हो गया, गाड़ी स्टॉप हो जाती है ना, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? ज़ीरो। तो रिएक्शन जब स्टॉप हो गया तो उसकी वेलोसिटी यानी उसका रेट क्या हो गया? ज़ीरो। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्शन का रेट ना थ्रू आउट द रिएक्शन यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट या सेम नहीं होता, बल्कि क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है।
और बच्चों जब वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती रहती है ना, तो फिर हम लोग कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, उसको किस वेलोसिटी से एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एवरेज वेलोसिटी से। तो जब यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है तो फिर हम लोग मुकम्मल तौर पर रेट कैसे लेंगे, फिर हम लोग एवरेज रेट लेते हैं। दिस शोज, ये क्या शो करता है, दैट रेट ऑफ अ रिएक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा या कांस्टेंट या सेम आप लिख सकते हैं, थ्रू आउट द रिएक्शन, बट इट वेरीज, ये चेंज होता रहता है। तो इसके लिए हम लोग फिर क्या लेते हैं बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट कैसे लेते हैं, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। कंसंट्रेशन में टोटल चेंज कितनी है शुरू से लेकर आखिर तक। अगर शुरू में कंसंट्रेशन थी 27 और आखिर में रह गई 5, तो कितनी चेंज आई, टोटल जो चेंज आई ना पूरी रिएक्शन के दौरान वो 22 आई। और टाइम कितना लगा, सपोज करें कि ये टाइम लग गया है कितना, 80 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लगा है ना रिएक्शन स्टार्ट करवाने से लेकर आखिर तक, रिएक्शन के स्टॉप होने तक 80 सेकेंड लगा है। तो ऊपर टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे टोटल टाइम लिखकर डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा अब बच्चों ये रेट का जो है ना फार्मूला भी बनाना है, मैं इसको मिटा करना फिर यहाँ पर फार्मूले बना देता हूँ। यही इसके नोट्स भी हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा रेट के जो फार्मूले हैं ना वो आप लोग रिएक्टेंट के लिहाज से भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट के लिहाज से भी बना सकते हैं। अब रिएक्टेंट के लिहाज से कैसे बनाएंगे रेट का फार्मूला, रेट किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा ए है, इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग शो करेंगे ए से, और चेंज को शो करते हैं स्मॉल डी या फिर डेल्टा से। ये डी भी डेल्टा ही कहलाता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन टोटल टाइम में जो चेंज लगी है, टोटल टाइम जो लगा है। अब बच्चों यहाँ पर जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, शाबाश बताए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिएक्शन के दौरान या कम होगी, कम होगी ना, कम होने के लिए शुरू में यहाँ पर लगा देते हैं माइनस। अगर प्रोडक्ट के लिहाज से आप रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि बी की कंसंट्रेशन है और इसमें चेंज आ रही है, अपॉन क्या लिखेंगे, डी टी टाइम है ना, इधर देखें अपॉन टाइम, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे चेंज इन टाइम। और बेटा आप मुझे बताएं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कौन सी चेंज आएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती है या कम होती है, बढ़ती है ना, प्रोडक्ट तो बन रहा होता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस। तो बेटा ये फार्मूले आपने इन्हीं नोट्स के नीचे लिख देने हैं। इंटरप्रेटिंग डेटा इंक्लूडिंग ग्राफ फॉर इन्वेस्टिगेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा डेटा इंटरप्रिटेशन, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आपको दिया जाता है उसे कहते हैं डेटा। तो उस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उस डेटा से आगे आप लोग यूजफुल चीजें कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो बेटा यहां पर कौन से एक्सपेरिमेंट का डेटा, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, उसके डेटा को आपने इस्तेमाल करना है। डेटा से आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है और फिर ग्राफ से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। ये सारा प्रोसेस कैसे करते हैं यही यहां पर हम लोगों ने स्टडी करना है। बेटा हम लोग सपोज करते हैं कि एक शख्स है जो कि एक रिएक्शन करवा रहा है। अब उस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट सी बना देते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेट्स सपोज अ पर्सन परफॉर्म द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों वो केमिकल रिएक्शन ये है, ये एक ए रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है बी, इससे रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, सी। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है। तो मोस्टली जब हम लोग रेट फाइंड करते हैं ना तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से वो चीज सेलेक्ट करते हैं जिसकी तादाद एक हो। जरा देखें रिएक्टेंट कितने हैं, दो, प्रोडक्ट एक है। तो यहां पर प्रोडक्ट एक है
तो इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगी ना, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर ये रिएक्शन इस तरीके से होता कि ये आपके पास एक रिएक्टेंट ए है, ये डिकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट बना रहा है बी और सी, तो बताएं फिर हम लोग किसकी कंसंट्रेशन को कंसिडर करते? बेटा फिर हम लोग रिएक्टेंट यानी ए की कंसंट्रेशन में चेंज को कंसिडर करते, क्योंकि ये तादाद में एक है, इससे आसानी हो जाती है। बाकी अगर आप लोग इनकी कंसंट्रेशन ले लें या इनकी कंसंट्रेशन ले लें तब भी काम किया जा सकता है, लेकिन फिर काम कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल हो जाता है। अब वो क्या करेगा, रिएक्शन के दौरान सी की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ साथ चेंज को नोट करेगा। ही यूज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सी along with time to find the rate of reaction। अब बेटा वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद यानी थोड़े थोड़े टाइम के बाद सी की कंसंट्रेशन फाइंड करता है, नोट कर रहा है, तो उसके पास पूरा एक डेटा बन जाता है। ही obtained द फॉलोइंग डेटा। बच्चों अब यहां पर हम लोग लिखेंगे टाइम। आपकी बुक में टाइम उसने लिया है मिनट्स में, लेकिन आखिर में जब इस्तेमाल करेंगे तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी की कंसंट्रेशन, लेकिन यूनिट इसकी कौन सी इस्तेमाल करेंगे? मोल पर डीएम क्यूब। बेटा वो 20-20 मिनट के बाद कंसंट्रेशन नोट कर रहा है। शुरू में जब उसने रिएक्शन स्टार्ट किया टाइम कितना होगा? 0 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 40 मिनट, 40 के बाद कितने मिनट? 60 मिनट, 80 मिनट एंड 100 मिनट्स। बच्चों आपको पता है शुरू में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 0। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन भी 0.00 मोल पर डीएम क्यूब थी। 20 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन बढ़कर 15 मोल पर डीएम क्यूब हो गई। अगले 20 मिनट यानी जब टाइम 40 मिनट हुआ स्टॉप वॉच पर, टाइम तो चल रहा था ना बेटा, उसने स्टॉप वॉच यहाँ पर लगा दी। शुरू में टाइम 0 था, जैसे स्टॉप वॉच पर 20 मिनट शो हुई है उसने कंसंट्रेशन नोट की, सी की कितनी हो गई थी? 15 मिनट। फिर टाइम तो चलता रहा, जब अगले 20 मिनट गुजरे यानी घड़ी ने स्टॉप वॉच ने कौन सा टाइम शो किया? 40 मिनट, तो उसने सी की कंसंट्रेशन नोट की और ये बन चुकी थी 21 मोल पर डीएम क्यूब। बेटा अगले 20 मिनट जब गुजरे यानी जब स्टॉप वॉच ने 60 मिनट शो किए तो उस वक्त जब उसने सी की कंसंट्रेशन नोट की वो बन चुकी थी 23 मोल पर डीएम क्यूब। जब 80 मिनट का टाइम गुजरा, स्टॉप वॉच ने 80 मिनट शो किया, उसने जब कंसंट्रेशन नोट की तो ये बेटा बन चुकी थी 25, और जब 100 मिनट पर उसने देखा तब भी 25 थी। जब बेटा 2 दफा लगातार कंसंट्रेशन वही आ जाए तो समझ लें कि अब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रही, क्या मतलब रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। तो बस वहां तक आप डेटा लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी हमारा रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब बच्चों इस डेटा को हमने इंटरप्रेट करना है, इससे हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? इस डेटा को हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ग्राफ, इंटरप्रेटिंग डेटा इंक्लूडिंग ग्राफ। अब हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाना है, तो आगे मैं क्या लिखूंगा? फॉर फाइंडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड टाइम। तो जनाब यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको पता है, आप लोग दो एक्सिस ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जनाब ये हमारे पास कौन सा एक्सिस हो जाएगा? वाई एक्सिस। और ये वाला कौन सा एक्सिस हो जाएगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो गया। बेटा एक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे टाइम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस इधर लिख देता हूँ, असल नीचे चले नीचे ही लिख देते हैं टाइम। और इस साइड पर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी की कंसंट्रेशन लेंगे। बच्चों टाइम 0 से लेकर 100 तक इक्वल डिस्टेंस, यानी आप लोग ये कर दें कितना? 0, ये कितना हो गया? 10, ये हो गया 20, बराबर बराबर। आप लोग के पास तो स्केल होगा ना, तो कागज पर बराबर बराबर गैप के साथ ये आपने लगाना है। 10 फिर 20, फिर ये कितना हो जाएगा? 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट,
60 मिनट, 70 मिनट्स, 80 मिनट, 90 एंड 100 मिनट्स। ये हम लोगों ने टाइम के स्केल बना दिया एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन है 0 से लेकर 25, लेकिन हम कोशिश करेंगे 25 से ऊपर ले लें, यानी 30 तक ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये कंसंट्रेशन हो गई कितनी 5, ये वाली कंसंट्रेशन कितनी हो गई, बराबर बराबर फासले पर लेना है, 10 मोल पर डीएम क्यूब। ये कितनी हो गई 15 मोल पर डीएम क्यूब, 20 मोल पर डीएम क्यूब, 25 मोल पर डीएम क्यूब, 30 मोल पर डीएम क्यूब। ये हम लोगों ने एक्सेस बना दिए। अब बच्चों जब टाइम 0 था कंसंट्रेशन भी 0 थी, जब टाइम 20 हुआ कंसंट्रेशन 15 हो गई। टाइम ये 20 है और कंसंट्रेशन 15 है। पॉइंट लगाना है यहाँ पर, नुक्ता सा लगाना है, इसके और इसके बिल्कुल दोनों के सामने आए। तो आई थिंक ये वाला हो सकता है मुझसे थोड़ा सा गलती भी हो जाए। आप लोगों के पास तो कागज होगा और स्केल वगैरह होगा तो उसकी मदद से आप लोग बिल्कुल ठीक बना देंगे। फिर उसके बाद जब बेटा ये 40 और 21, 40 टाइम लेना है, जरा देखिए ना, टाइम 40 है, टाइम 40 लेना है, और ये 21, ये 20 है ना, 20 से थोड़ा सा ऊपर के जाना है और 40 के बिल्कुल सीधे ऊपर। मेरे ख्याल में यहाँ पर ये ठीक रहेगा, यहाँ पर ये 21। फिर कौन सा टाइम तो 60 है और ये 23, इससे थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल, यानी ये सेंटर में आ जाएगा 22.5, इससे थोड़ा सा ऊपर करके और 60 के यहाँ पर ये बन जाएगा। फिर उसके बाद जब बेटा 80 हो जाएगा तो ये 25, यानी बिल्कुल इसकी सीध में। मेरे ख्याल में ये सीध में आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। और ये 80 और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। और फिर जब 100 हुआ, 100 टाइम हुआ तब भी 25, ये 100 और यहाँ से ये 25 सीध में लाना है, ये 25 होगा। अब बच्चों इन लाइंस को हम लोगों ने यहाँ पर मिला देना। ये देखिए शुरू में इसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा कम हो गई और आगे में फ्लैट हो गया। यहाँ फ्लैट बिल्कुल सीधा होने का मतलब ये कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब बच्चों ये आप लोगों ने ग्राफ बना दिया है। अब आपसे कहा जाता है कि किसी भी पॉइंट पर आपसे कहा जाता है कि भाई 20 मिनट के बाद रेट फाइंड करें, 30 मिनट के बाद, 40 या कोई भी 70 मिनट के बाद, जब 70 मिनट टाइम गुजर जाता है उस वक्त आप रेट फाइंड करें, कुछ भी कहा जाता है। जैसे आपकी बुक में कहा गया है कि भाई फाइंड द रेट एट 20 मिनट। 20 मिनट का जब टाइम गुजर जाता है ना, ये 20 मिनट का जब टाइम गुजर जाता है तो उस पर रेट फाइंड करें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये रेट कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन पहले ये ध्यान में रखें ये डेटा मैंने कहाँ से लिया, ये आपकी बुक में डेटा गिवन है और ये आसान सा डेटा है, आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। ये तो आपको पता है 0 से स्टार्ट होगा और 20-20 की गैप से आपने 100 तक लिख देना है, लेकिन इसको 0 से 15, 15 के बाद 21, फिर 23, 25, 25, 3-4 नंबर है, इनको आप लोगों ने याद कर लेना है और ये ग्राफ आपको समझ में होना चाहिए। तो बच्चों अगर मुझे ये कहा जाता है कि फाइंड द रेट एट 20 मिनट, किसी भी टाइम पर जो रेट होगा ना वो पता है किसके इक्वल होगा, उस टाइम पर जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा, या हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम पर जो ग्रेडियंट होगा ना उस ग्रेडियंट के इक्वल होगा। वो मैं आपको समझा देता हूँ कि टेंजेंट या स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है, वो भी समझा देता हूँ। तो यहां पर मैं लिखूंगा रेट एट एनी मोमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी मोमेंट, किसी भी वक्त किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एट दैट मोमेंट। आप जरा देखें, हम लोग फॉर एग्जांपल यहां लिख देते हैं रेट एट 20 मिनट। जब 20 मिनट का टाइम गुजरता है तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, ग्रेडियंट। और वो ग्रेडियंट कैसे आता है आप जरा समझें। अब जैसे यहाँ पर ये है ना 20 मिनट, ये 20 मिनट है तो यहाँ ये 20 मिनट की साइन शो कर रहा है, तो यहाँ पर ना हम एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। टेंजेंट क्या होता है कि अगर इसको हम पूरा घुमाए ना तो ये एक दायरा सा बन जाएगा। जैसे आप जरा देखें ये एक दायरा सा बन गया, ये है ना, इसको हम पूरा घुमाएंगे तो ये एक दायरा सा बन जाएगा। दायरे का ये सेंटर होता है। अब मैं कहता हूँ यहाँ का टेंजेंट, तो ये लाइन है ना, ये जो रेडियस वाली लाइन है, इससे 90 डिग्री के एंगल पर ये जो लाइन बनती है ना, ये वाली लाइन, ये टेंजेंट कहलाती है। यहाँ पर ये रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट से, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लिया ना, तो इधर से लाइन सीधी नीचे की जाने और इधर से लाइन सीधी इस तरफ को, तो इस लाइन की ये जो लंबाई होगी ना, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा वाई, ऊपर की जाने पे डेल्टा वाई कह देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगी डेल्टा सी, इसे हम लोग कहेंगे। और ये इस तरफ को जो होगा ना, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा एक्स एक्स। लेकिन इस तरफ को हमारे पास टाइम है तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा टी कह देंगे। अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी की जो वैल्यू है ना, यानी यहाँ ये जो वैल्यू आएगी
और ये जो वैल्यू आएगी, इनको जब डिवाइड कर देंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट या टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। और वही जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो इस पॉइंट पर क्या होगा, रेट होगा। तो बेटा अब हम लोगों ने 20 मिनट पर रेट फाइंड करना है, तो 20 मिनट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, यानी यहां से ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो यहां पर जो रेडियस बन रहा होगा ना उस पर 90 डिग्री के एंगल पर होगी। अब रेडियस तो है नहीं, तो हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? वैसे तो आपकी बुक में ड्रा की गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये काम पता है कंप्यूटर करता है। और कंप्यूटर में जो एमएस एक्सेल होता है ना, उसको अगर आप कहेंगे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो वो बड़ा एक्यूरेट किस्म का टेंजेंट ड्रा कर देता है, सारी कैलकुलेशन भी करके दे देता है। लेकिन यहाँ पर तो अब हमें खुद करनी है। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 20 और यहाँ से 3 वाला पॉइंट ले लेना है, जहाँ से 3 वाली वैल्यू ना, इनको स्केल से आपने जोड़ देना है। जैसे जरा देखें, मैं यहाँ से, मेरे पास अब स्केल तो नहीं है, चलें मैं देख लेता हूँ। मैं ना अब क्या करूँगा कि ये मैंने स्केल लिया, इधर से ये 20 वाली लाइन और इधर से ये 3 वाली लाइन, इनको आपस में मिला दूंगा, ये टेंजेंट बन गया है। अब इस टेंजेंट पर स्लोप ड्रा करना है, तो इस टेंजेंट पर कोई भी 2 पॉइंट ले लें। जैसे आपकी बुक में बिल्कुल ये एंड वाला और ये वाला लिए हुआ है, आप बिल्कुल यहां से कहीं से भी 2 पॉइंट ले लें, आप देखेंगे आपका आंसर सेम आएगा। अब हम लोग भी यही काम करते हैं कि ये जो एंड वाला पॉइंट है ना, इसको यहां से नीचे की जानिब ले आते हैं, ये भी हम लोग स्केल की मदद से कर लेते हैं। और इधर से ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम यहां पर ले आते हैं। अब बच्चों जरा देखें ना, टाइम, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये कहलाएगा डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब चेंज, टाइम में चेंज। टाइम में चेंज कितनी है, ये टाइम कहां तक चला गया, ये 40 और ये 50 है ना, तो उसके दरमियान 45, ये तकरीबन 45 ही है, 45 मैंने ले लिया। माइनस कहां से टाइम स्टार्ट हुआ, यहां से, ये टाइम कितना था, 0, तो कितना हो जाएगा 45, और टाइम की यूनिट क्या है, यहां पर इस्तेमाल हो रही है मिनट। अब बच्चों कंसंट्रेशन, यहां से यहां तक की जो चेंज है, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा सी, कंसंट्रेशन सी। कितनी ही कंसंट्रेशन बन रही है, जरा देखते हैं कंसंट्रेशन में जो चेंज है कहां तक ये जा रही है, यहां से ये मिलाना पड़ेगा। हाँ भाई, ये आई थिंक 30 से कहां पर पहुंच गई है, 3 पर। ये देखें ना, ये वाली वैल्यू हमने कितनी ली थी, 3। 30 माइनस 3 करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा, 27। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब। हो सकता है ये थोड़ा सा मुश्किल लगे आपको, अगर मुश्किल लगेगा तो आपने दोबारा से इसको बड़े सुकून से आराम आराम से देख लेना है, और अगर फिर भी समझ में नहीं तो फिर इसको छोड़ देना है, फिर 1 दिन के बाद दोबारा इसको समझने की कोशिश करनी है, दोबारा वीडियो को देखना है। और दूसरा यार, मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, आप लोगों के कमेंट से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप लोग टेंशन लेकर पढ़ते हो। बेटा पढ़ने में टेंशन ना लिया करो भाई, एंजॉय किया करो। बहुत ज्यादा अगर अपने सर पर ये चीजें सवार कर लोगे ना कि हाय मेरा ये भी रहता है, हाय मैंने ये भी तैयारी करनी है, हाय मैंने तो इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं, हाय मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं होगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होगा, या फला ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल आप सोचा भी नहीं करें भाई, क्यों नहीं होगा, होगा, लेकिन खुश रहकर पढ़ा करें, इस चीज को एंजॉय किया करें यार। अगर कोई गलती भी हो जाती है ना तो एंजॉय किया करें। यकीन जाने कि मेरे यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट हैं, और मेरे अपने बच्चे भी ऐसे हैं, ठीक है जी, जब गलती हो जाती है तो आगे से दान निकाल रहते हैं, भाई क्यों, ये चीज गलत हो गई। पहले हम लोग तो रोना शुरू कर देते ये गलत हो गई, अब बच्चे आगे से हाथ रहे होते हैं कि ये गलत हो गया, इस वजह से खुश हो रहे हैं। भाई खुश रहकर पढ़ेंगे ना तो आप पता है क्या, जो 2 घंटे का काम है वो आधे घंटे में कर लिया करें। और मैंने ये चीज नोट की है, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट थे माशाल्लाह काफी बच्चों के अच्छे नंबर आए। तो वो बच्चे जो बहुत पढ़ाई को इतना ज्यादा सर पे सवार नहीं करते थे, पढ़ते जरूर थे, मेहनत जरूर करते थे, लेकिन बाकी एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले रहे होते, गेम्स में, बाकी चीजों में भी उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। और जिन्होंने पढ़ाई को अपने सर पर सवार कर लिया था उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी। अच्छा, अब बच्चों रेट एट 20 मिनट, ग्रेडियंट कैसे आएगा जरा देखें। ग्रेडियंट आएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी से। अब डेल्टा सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 27, यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 मिनट है ना, तो इनको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड बन जाएंगे। अब ये आपके पास सेकंड हो जाएंगे। अब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर, देखिए मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं लिखूंगा 27 डिवाइडेड बाई, अब ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही हैं तो मैं ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लिखूंगा 45 मल्टीप्लाई 60, और यहां पर ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब मैं इक्वल करूंगा ना तो 0.01, मेरे पास कितना आंसर आ गया, 0.01, और क्या बन जाएगा रेट, मोल पर डीएम क्यूब, सॉरी मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पर माइनस, और अपान के नीचे सेकंड है तो पर सेकंड भी लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया रेट एट 20 मिनट।
इसको आप लोग हाईलाइट कर दें, बॉक्स में इनक्लोज कर दें। अच्छा बच्चों, आगे एक और चीज दी गई है, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट होता है कि आप टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आई है, 0 से कहां पर पहुंच गई है, 25, तो 25 की चेंज आई है अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है, 0 से 80, देखे ना चेंज आने में कितना टाइम, 80। 80 के बाद कोई चेंज नहीं है, लिहाजा हम 100 नहीं लेंगे, 80 लेंगे। तो 0 से 25, डेल्टा सी जो हो जाएगा 25, और 80 मिनट नीचे 80 करके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैंने ये वाली चीज ना मिटा करना यहाँ पर एवरेज रेट लिखा। अगर आपने इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, क्योंकि यही नोट्स होंगे, अलग से मैं फिर इनके नोट्स नहीं लगाऊंगा, याद रखना। टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, इससे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पर हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया था वहां पर। अपॉन टोटल टाइम टेकन, बेटा एवरेज रेट कंसंट्रेशन में टोटल चेंज कितनी आई थी, 25 मोल पर डीएम क्यूब, और इस चेंज के लिए टाइम कितना लगा था, 80 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड लिख लेंगे। बच्चों जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, बेटा मैं ऊपर लिखूंगा 25 डिवाइड 80 फिर मल्टीप्लाई 60 इक्वल 0.0052, 0.0052, और रेट की यूनिट क्या बन जाएगी, देखें ना यहाँ पर यूनिट पता चल रही है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेट। तो आई थिंक ये बात आपको सारी समझ में आ चुकी होगी कि अगर आपको डेटा दिया जाए तो उससे आप लोग रेट कैसे निकालते हैं। जो भी डेटा दिया जाएगा उस डेटा में दो चीजें गिवन होंगी, टाइम और कंसंट्रेशन। बेटा आप लोगों ने टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ बना देना है। टाइम एक्स एक्सेस पर ले लेना है, कंसंट्रेशन वाई एक्सेस पर ले लेनी है। अब ग्राफ बन गया। अब किसी भी टाइम पर, जैसे 10 मिनट के बाद वो कहता है 20 मिनट पर, 30, 40, 50, 60, किसी भी मिनट पर वो कहता है कि इस मिनट पर क्या रेट था रिएक्शन का, रिएक्शन की स्पीड कितनी थी। तो आप लोग क्या कहेंगे, उस टाइम पर ग्राफ के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर देंगे, और टेंजेंट का फिर स्लोप लेना। आपको पता चल गया ना, ये दो लाइनें, अब इस लाइन पे जो चेंज आ रही है कंसंट्रेशन, इस लाइन में जो चेंज आ रही है यानी इसकी ये जो फाइनल वैल्यू है और जो इनिशियल वैल्यू है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें, इसकी ये जो फाइनल वैल्यू है और ये जो इनिशियल वैल्यू है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दें। इस वैल्यू को अब इस पर डिवाइड कर देंगे, आपके पास इसका ग्रेडियंट, या हम लोग कहते हैं टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। और वही टेंजेंट का स्लोप या जो ग्रेडियंट होता है वही किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। रेट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट या इज इक्वल टू द ग्रेडियंट एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट। याद रख लेना इस बात को। अब बच्चों हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला, इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हर जगह पर रेट बराबर नहीं होता। शुरू में टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है, रेट ज्यादा होगा, बाद में टेंजेंट का स्लोप कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। और ये क्यों कम हो रहा होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो रहा होता है। ये कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। आपके कोर्स में नहीं है लेकिन इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको पता है रिएक्शन के साथ साथ रिएक्टेंट तो कंज्यूम हो रहे होते हैं। रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं क्या मतलब, उनकी मिकदार, उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो रेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यही बेटा यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। बेटा आप लोगों के ये भी नोट्स का हिस्सा बन गए हैं, यानी जो पहली चीज थी वो पहले आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी, फिर उसके बाद अब ये वाली चीजें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंक्लूजन। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व्ड that rate of reaction doesn't remain constant throughout the reaction. अब इनिशियली ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसकी मिकदार तेजी से बनती है। देखिए ना, रिएक्शन ज्यादा ऊपर से जा रहा है, फिर स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। इतनी तेजी से प्रोडक्ट नहीं बनता। शुरू में देखे ना 20 मिनट के दौरान 15 मोल बन गए इसके, फिर अगले 20 मिनट में 15 से किस पर आए, 21, यानी जस्ट 6 मोल बने। फिर अगले 20 मिनट में आपने नोट किया होगा कि 21 से 23 जस्ट 2 मोल बने। तो शुरू में ज्यादा तेजी से बनता है। इनिशियली
the product formed firstly, then slow down, बाद में क्या हो जाता है, slow down हो जाता है. Rate of reaction becomes slow due to the decrease in the concentration of product. It is common pattern, सब रिएक्शन में ऐसा होता है. In all chemical reaction, that rate of reaction यानी रिएक्शन की जो स्पीड है डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जी जनाब, यही इसके नोट्स बन गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बेटा इसके बाद टॉपिक है कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, बुक पेज नंबर 67 पर है, लेकिन ये फॉर्मेटिव है यानी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा. उसके बाद है कैटलिस्ट एंड देयर रोल इन रिएक्शन काइनेटिक्स, ये भी फॉर्मेटिव है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा. नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल पैरामीटर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, फिजिकल पैरामीटर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये फॉर्मेटिव नहीं है, ये सुमेटिव है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे. अच्छा, उसके बाद आ गया फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी फॉर्मेटिव है, ये भी नहीं पढ़ना हम लोगों ने. उसके बाद एंजाइम्स हैं, ये भी हम लोगों ने नहीं स्टडी करने. आ गया रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन फूड इंडस्ट्री, तो वो वाला टॉपिक इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे, वो फॉर्मेटिव नहीं सुमेटिव है. बेटा फिजिकल पैरामीटर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट करती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देती हैं या कम कर देती हैं, या रिएक्शन के दौरान उनकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है या कमी हो जाती है, और उनकी वैल्यू में जब कमी होती है या इजाफा होता है तो फिर उसके बाद वो रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करना शुरू कर देती है. तो बेटा एक तो है चेंज इन मास. बेटा जब आप लोग ना रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, जाहिर सी बात है रिएक्शन आप किसी बर्तन में करवाएंगे, या तो बीकर होगा या कोई फ्लास्क होगी. अब सपोज करें कि ये आप लोगों के पास एक बीकर है, ये बीकर है, बीकर के अंदर आप लोगों ने रिएक्टेंट डाले हैं, ये दो रिएक्टेंट आपने डाल दिए, ये दो रिएक्टेंट आपने डाल दिए. रिएक्टेंट जैसे रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो मुझे बताएं क्या होना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे. जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, सपोज करें कि शुरू में आप लोगों ने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिए थे, शुरू में प्रोडक्ट का मास कितना था, 0 ग्राम. शुरू में इनिशियली प्रोडक्ट तो 0 होता है. अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, तो बताएं इनका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा या कम, जाहिर सी बात है कम होना शुरू हो जाएगा. हो सकता है 1 मिनट के बाद इनका जो मास है वो हो जाए 5 ग्राम. बताएं इनका मास कितना हो जाएगा, ये 10 ग्राम था, अब ये 5 ग्राम रह गया, बाकी 5 ग्राम कहां चला गया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये 5 ग्राम हो जाएगा. उसके बाद ये 0 ग्राम हो जाएगा और ये कितना 10 ग्राम हो जाएगा. तो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट का मास कम होता है, प्रोडक्ट का मास बढ़ रहा होता है. रिएक्टेंट का मास क्यों कम हो रहा है, बिकॉज दे आर यूज्ड अप, क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड, क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, बिकॉज दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट का मास क्यों बढ़ रहा होता है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि वो बन रहे होते हैं, वो पैदा हो रहे होते हैं. तो यहां पर यही बात तो लिखनी है. मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, reactant decreases as they used up, क्योंकि वो क्या हो रहे थे, इस्तेमाल हो रहे थे. यहां पर आप ऊपर लिख सकते हैं चेंज इन मास में ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अब बच्चों प्रोडक्ट के मास में क्या चेंज आ रही है, प्रोडक्ट का मास इंक्रीजेस, mass of product increases as they are formed. अच्छा बच्चों, अब उन्होंने ये तो लिख दिया है कि रिएक्शन के दौरान मास पर क्या इफेक्ट होता है, लेकिन ये नहीं लिखा कि मास में चेंज आने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है. बेटा जैसे रिएक्टेंट का मास कम होना शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट का मास बढ़ना शुरू हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होना शुरू हो जाता है. लेकिन इस बात का जिक्र आपकी बुक में नहीं है,
तो हम भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैस, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें जो प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन रहे होते हैं अक्सर, उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा जो प्रोडक्ट होते हैं वो गैस की शक्ल में बन रहे होते हैं। जैसे अब जरा देखें यहाँ पर, ये मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ कि ये अगर आप लोग ले लेते हैं CaCO3 यानी मार्बल, सिंगमरमर नहीं होता, उसके टुकड़े ले लेते हैं, उसके ऊपर आप लोग ये एक एसिड H2SO4 डाल देते हैं, तो पता है क्या बनेगा, CaSO4, ये व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा, ये तो सॉलिड होगा। और बच्चों उसके बाद बनेगा H2O और बनेगा CO2। अब बच्चों जरा देखें ना, मार्बल देखा हुआ आप लोगों ने भाई, मार्बल की टाइल्स आप लोगों के घरों में इस्तेमाल हुई होंगी, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड स्टेट में होता है। बेटा कैल्शियम सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। वाटर आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किस शक्ल में है, गैस की शक्ल में। तो जरा देखें यहां पर रिएक्टेंट दोनों एक सॉलिड फॉर्म में एक लिक्विड फॉर्म में, लेकिन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट किस शक्ल में बन रहा है, गैस की शक्ल में। अब इससे होगा क्या बच्चों, अगर आप लोग ये रिएक्शन किसी ओपन सिस्टम में, यानी ऐसे बर्तन में करवा रहे हैं जो ऊपर से ओपन है, जैसे बीकर है, उसमें अगर आप लोग करवा रहे हैं, ये अब आप लोग के पास बीकर है, इसमें आप लोगों ने ये डाल दिए थे मार्बल के टुकड़े, और इनके ऊपर आप लोगों ने कौन सी चीज डाल दी थी बेटा, ये वाला लिक्विड डाल दिया था, यानी H2SO4। ये कौन सी चीज थी, CaCO3। ये कौन सी चीज थी, H2SO4। अब इन दोनों का मास मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर सपोज करें बन रहा था 10 ग्राम, टोटल 10 ग्राम था। अब बच्चों इनका मास कम होता जाएगा। आप सपोज करें कि इनका मास हो गया कितना, 10 ग्राम से कितना हो गया, 8 ग्राम हो गया, 8 ग्राम। तो प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा, शुरू में अगर आप इसका वजन करेंगे 10 ग्राम, यानी जो अंदर रिएक्शन का मिक्सचर है ना, ये जो रिएक्टेंट है, इनका मास कितना होगा, 10 ग्राम। लेकिन थोड़े टाइम के बाद इनका मास कम हो गया 8 ग्राम, तो बाकी चीजें किस में कन्वर्ट हो गई, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट 2 ग्राम बना है, अब ये 8 ग्राम ये हो गया, 2 ग्राम प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, वही 10 ग्राम होना चाहिए मास। लेकिन आप देखेंगे जब आप इसका वजन करेंगे तो मास 10 ग्राम नहीं होगा, मास कम होगा, सपोज करें 9.5 ग्राम होगा। यहां पर रिएक्शन का मिक्सचर होगा, क्या मतलब, कुछ रिएक्टेंट होंगे, यानी ये भी होगा, ये भी होगा, और कुछ प्रोडक्ट यानी ये वाली चीजें भी बन जाएंगी। तो रिएक्शन मिक्सचर का मास होना तो इतना चाहिए जितना शुरू में था, मास में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन आप देखेंगे मास कम होना शुरू हो जाएगा। वो मास कहाँ जा रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की शक्ल में बन रही थी ना, वो बेटा एस्केप करना शुरू कर देगी, बाहर जाना शुरू कर देगी, और जब बाहर जा रही होगी तो उसका मास तो आप नहीं कर सकेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इन सम रिएक्शन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। अब बच्चों अगर ये गैसेस बन रही हैं, ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें गैस बन रही है, ओपन सिस्टम में हो रहा है रिएक्शन, तो फिर क्या होता है, इन ओपन सिस्टम द गैस प्रोड्यूस्ड स्टार्ट टू स्टार्ट्स टू एस्केप। एस्केप का क्या मतलब होता है, ये फरार होना, बाहर जाना, भागना शुरू कर देना, इससे निकलना शुरू कर देना। एंड द मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर डिक्रीजेस। लेकिन बच्चों अगर क्लोज सिस्टम हो तो फिर क्या होता है, आप जरा देखें ना, अगर यही रिएक्शन आप एक क्लोज सिस्टम में करवा देते हैं, ये फ्लास्क है आप लोगों के पास, ये फ्लास्क है, अब इसके अंदर यहां पर आप लोगों ने मार्बल के टुकड़े से डाल दिए, ये मार्बल के पीस डाल दिए, ऊपर आपने यहां पर H2SO4 डाल दिया, रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, ये प्रोडक्ट भी साथ साथ बनना शुरू हो जाएंगे, ये गैस भी बनेगी। अब अगर ये ऊपर से ओपन है तो ये ओपन सिस्टम ही होगा, चाहे वो फ्लास्क है या बीकर है, इसमें गैस बाहर निकलना शुरू कर देगी, एस्केप करना शुरू कर देगी, तो रिएक्शन मिक्सचर का मास कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप इसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं, यहां पर आप एक लिड, एक कवर लगा देते हैं टाइट सा, तो अब गैस जो बनेगी ना वो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन जैसे जैसे यहां पर जो गैस बन रही है, गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है, उसकी मिकदार जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपको पता है किसी बंद बर्तन के अंदर अगर गैस बढ़ती जाए तो क्या होता है भाई, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, उस चीज का वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा। अब अगर फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है ना साथ साथ, तो फिर इतना प्रेशर पर फर्क ना पड़ता। अब वॉल्यूम फिक्स है, ये फ्लास्क की वाल्व तो बाहर जा नहीं रही, तो फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, और हो सकता है इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए कि ये फ्लास्क टूट भी सकती है। तो क्लोज सिस्टम में क्या लिखेंगे, इन क्लोज सिस्टम द गैस प्रोड्यूस कैन नॉट एस्केप बट द प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट।
अगर प्रोडक्ट गैस बन रही हो ना और वहां पर प्रेशर बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है, रिएक्शन का रेट कम होना शुरू हो जाता है, रिएक्शन की स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है। अब बच्चों टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर? अगर रिएक्शन के दौरान आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट के जो पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब? उनकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो उनकी कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वो तेजी से कोलाइड करेंगे और ज्यादा एनर्जी से कोलाइड करेंगे। बेटा जब रिएक्टेंट के पार्टिकल की कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि रिएक्शन होता ही उस वक्त है जब रिएक्टेंट के पार्टिकल कोलाइड करते हैं। अगर पार्टिकल स्लो स्लो कोलाइड कर रहे हैं तो रिएक्शन भी स्लो होगा, अगर पार्टिकल बहुत तेजी से एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द velocity of the reactant molecules and molecule start to collide more frequently. This increase the rate of reaction. बेटा यही इस टॉपिक के नोट्स बन गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते। रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन फूड इंडस्ट्री। बेटा केमिकल काइनेटिक्स जो है ना, जिसमें हम लोग रिएक्शन की स्पीड यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का मैकेनिज्म और वो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट करते हैं उसको स्टडी करते हैं। बेटा केमिकल काइनेटिक्स फूड इंडस्ट्री में बहुत अहम रोल प्ले करती है। सिर्फ फूड इंडस्ट्री नहीं, जिंदगी के हर शोबे में, जैसे मेडिसिन है उसमें इसका बड़ा अहम किरदार है और बाकी जितने भी शोबे हैं, लेकिन आपकी बुक में इसको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया गया है फूड इंडस्ट्री के लिए। बेटा केमिकल काइनेटिक्स फूड इंडस्ट्री में कहां इस्तेमाल होती है? फूड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो पता है कौन सा है? फूड का खराब हो जाना। कुछ अरसे के बाद, आज एक फूड बना है, कुछ अरसे के बाद वो खराब हो जाएगा, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड है या इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक फूड का क्या मतलब? ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, और इनऑर्गेनिक जो आप लोग खुद बनाते हैं, जैसे पिज्जा वगैरह हो गया, बन वगैरह हो गए, डबल रोटी वगैरह हो गई, ये सारी की सारी चीजें, या घर में जो सालन वगैरह बनाया जाता है, या ये जो आप टिक्के कबाब वगैरह बनाते हैं, ये खराब हो जाता है। अब ये क्यों खराब होता है फूड? क्योंकि इसमें सर्टन किस्म के केमिकल रिएक्शन होती है। बच्चों ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, ये असल में इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ स्टेप्स के दौरान फूड को खराब होने से बचाने के लिए। यानी ये इस्तेमाल होती है उन रिएक्शन को रोकने के लिए जो फूड को खराब कर देते हैं। अब चाहे वो फूड की जो स्पॉइलेज है यानी खराब होना, वो शेल्फ में हो यानी दुकान में पड़े पड़े हो जाए, या वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो जाए, तो इन सब को रोकने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? केमिकल काइनेटिक्स का। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है ट्रांसपोर्ट टाइम, आगे क्या लिखा है? इट इज यूज्ड टू फाइंड ऑप्टिमल टाइम। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेहतरीन। बेहतरीन टाइम जो होता है ना, ये फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस मकसद के लिए? टू हार्वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट। हार्वेस्ट क्या मतलब होता है? किसी चीज का पकना। वैसे तो हार्वेस्टिंग कहते हैं जब फसल पक जाती है उसको काटा जाता है, लेकिन यहां पर हार्वेस्ट का मतलब होगा पकना, मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाना, तैयार हो जाना। तो बेटा बात ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा फूड होता है ना कि उसको पकने से पहले ना रोक दिया जाता है, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जितना टाइम लगता है ना, उस टाइम के दौरान वो पक जाए। अगर वो पहले पका हुआ होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में हो सकता है 4 दिन लगते हैं, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 10 दिन लगते हैं, जितने भी लगते हैं। उन दिनों में अगर वो पहले पक चुका होगा तो हो सकता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पकी होती है वो फिर थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाती है। जैसे मैंगोज़ देखें, मैंगोज़ आम जो होते हैं, आम बेटा जब पौधे से अलग की जाते हैं ना, मुकम्मल पके हुए आम नहीं अलग किए जाते, थोड़े थोड़े कच्चे आम अलग किए जाते हैं। क्यों कच्चे आम अलग किए जाते हैं? क्योंकि बेटा अगर दरख्त के साथ ना आम को मुकम्मल तौर पर पकने दिया जाएगा ना, उनकी रिपनिंग, रिपनिंग किसे बोलते हैं? फ्रूट का पक जाना, तैयार हो जाना। अगर मुकम्मल तौर पर उनकी रिपनिंग हो जाएगी दरख्त के साथ, तो फिर जब दरख्त से उनको अलग करेंगे, तोड़ेंगे, फिर उसके बाद जनाब जब उनको हम लोग वो बॉक्सेस जो पेटियां होती हैं उनके अंदर डालेंगे और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब पहुंचाएंगे, आपको पता है पाकिस्तान के मैंगोज बाहर के कंट्रीज में भी जाते हैं, तो इतने सारे दिनों के अंदर वो क्या हो जाएंगे? गल सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बेटा फूड के खराब होने से बचने के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यूज करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग क्या चीज फाइंड करते हैं? फ्रूट को पकने में और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो टाइम लगता है उस टाइम का अंदाजा लगाते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में 10 दिन लगेंगे, तो फ्रूट को इतना वक्त पहले अलग कर लिया जाता है दरख्त से ताकि वो 10 दिनों के बाद
पके, तो वो फिर खराब नहीं होगा। यही बात लिखी है, इट इज यूज टू फाइंड ऑप्टिमल टाइम। ये ऑप्टिमल टाइम यानी बेहतरीन टाइम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसका बेहतरीन टाइम? टू हार्वेस्ट, यानी फल के या फ्रूट के या किसी भी फूड के तैयार होने में, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को यानी जो फूड होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, सो दैट इट हैज द बेस्ट टेस्ट, ताकि जब वो फाइनल मकाम पर पहुंचे ना जहां पर उसने इस्तेमाल होना है, तो वहां पर उसका टेस्ट क्या हो? बहुत बेस्ट हो, बहुत बेहतरीन टेस्ट हो। टेक्सचर, उसकी जो अपीयरेंस है ना, जो बाजार उसकी लुक है, बेटा फूड का जायका जितना मर्जी अच्छा हो क्यों ना हो, लेकिन अगर देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा तो कोई नहीं उसे खाएगा। तो उसकी जो टेक्सचर है यानी जो उसकी लुक है वो भी बेहतरीन हो, एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट, और उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होते हैं यानी उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं या उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये सारे के सारे क्या हों? जितनी अच्छी क्वांटिटी में यानी जितने रिक्वायर्ड होते हैं उतनी मिकदार में मौजूद हों। आगे कौन सा है? डिग्रेडिंग फैक्टर। बेटा जब फूड को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें टाइम लग जाता है, या बाज औकात आप बंद कंटेनर में करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चों, टेम्परेचर का ज्यादा बढ़ जाना या फिर क्या हो जाता है कि टाइम का ज्यादा लग जाना, इससे फूड के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और फूड खराब हो जाता है। यानी हम लोग कहते हैं कि जो वो फैक्टर हैं जैसे ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर का बढ़ जाना या टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये वो फैक्टर हैं जो फूड को डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड, ग्रेड का क्या मतलब होता है? अच्छाई की तरफ जाना। डिग्रेड क्या मतलब है? उसको खराब कर देते हैं। तो बेटा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए वो फैक्टर्स फाइंड करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फूड को डिग्रेड कर देते हैं। जब हमें पता चल जाता है ना कि ये फैक्टर्स हैं जो फूड को डिग्रेड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो फिर बेटा हम लोग वो मेथड फाइंड करेंगे जिनकी मदद से हम लोग फूड को उन फैक्टर से जो फूड को डिग्रेड कर रहे हैं उनसे बचा जा सके। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट काज डिग्रेडेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। फूड की जब ट्रांसपोर्टेशन होती है उस दौरान जो डिग्रेडेशन यानी फूड की खराबी होती है, कौन कौन सी चीजें उसे खराब करती हैं, उन चीजों का पता चलाने के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। हार्वेस्ट टाइम यानी फूड के तैयार होने में जो वक्त लगता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड ऑप्टिमल टाइम ऑफ हार्वेस्ट, यानी फूड की तैयारी के दौरान जो बेहतरीन टाइम लगता है ना, बेहतरीन टाइम जिससे फूड बेहतर तरीके से क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, वो फाइंड करने में ये इस्तेमाल होती है, so that the product reaches the market at its best quality, ताकि प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट क्वालिटी में पहुंचे। अगर आपने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दी, बाज़ चीजें ऐसी तैयार की जाती हैं कि जैसे तैयार हो रही है ना उसी वक्त उनको इस्तेमाल करना होता है, खाना होता है, लेकिन बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि मार्केट में जाकर वो 10-15 दिनों के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद जाकर इस्तेमाल हो, तो उनको बेटा उनकी हार्वेस्टिंग यानी उनको इतनी लेवल तक पकाया जाता है ताकि वो जो बीच में 1 महीने या 2 महीने का जो टाइम होता है ना, उस टाइम के दौरान वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए खुद। इट इज यूज्ड टू फाइंड ऑप्टिमल टाइम ऑफ हार्वेस्ट सो दैट द प्रोडक्ट रीच द मार्केट एट इट्स बेस्ट क्वालिटी, कि प्रोडक्ट मार्केट में अपनी बेस्ट क्वालिटी में पहुंचे। मिनिमाइजिंग लॉसेस ड्यू टू रिपनेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। बेटा अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रिपनिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई चीज पक रही हो, तो उससे फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा वो चीज खराब हो जाएगी, और जब वो ज्यादा खराब हो जाएगी तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग वो टाइम, हार्वेस्ट का टाइम फाइंड करते हैं। हार्वेस्ट क्या मतलब है? अगर आज हम लोगों ने फल को तोड़ लिया है दरख्त से, तो कितने दिनों तक वो मुकम्मल तौर पर बेहतरीन अंदाज में पक सके। बच्चों अगर आज हम लोग यहाँ से तोड़ते हैं, सपोज करें कि तरबूज है, आज यहाँ से तोड़ते हैं वो थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन हम केमिकल काइनेटिक्स से पता कर सकते हैं कि ये अपना जो उसका वो है प्लांट है उससे अलग हो जाएगा, तो 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद मुकम्मल तौर पर बेहतरीन अंदाज में ये पक चुका होगा। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसकी क्वालिटी, हर चीज़ क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। तो फिर हम लोग इसको बेटा 15 दिनों के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि इसको आखिरी मार्केट में पहुंचाएं जहां पर इसने इस्तेमाल होना होता है, और फिर हम बता देते हैं कि भाई ये फलां डेट तक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ताकि जिस बंदे के पास पहुंच रहा है, अगर हम लोग कहते हैं भाई कि आज के बाद 15 दिनों तक वो तैयार होगा, तो हम वो डेट लिखेंगे जो आज से 15 दिनों के बाद की होगी। तो वो बेचने वाला फिर उस डेट को वो बेचेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इस वक्त ये बेस्ट क्वालिटी के अंदर मौजूद है। अच्छा, स्टोरेज। बेटा आपको पता है स्टोरेज में भी चीज़ें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। स्टोरेज में अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, बाकी चीज़ें भी खराब कर सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए ना मेथड कौन सी चीज़ हमें बताती है? केमिकल काइनेटिक्स। इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग मेथड्स फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन दैट हेल्प टू मेंटेन न्यूट्रिशनल वैल्यू। केमिकल काइनेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए बेटा हम लोग ऐसे मेथड डेवलप करते हैं जिनसे फूड की स्टोरेज और फूड की ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, इस तरीके से हो कि स्टोरेज के दौरान
या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो खराब ना हो, यानी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब ना हो, उसका टेस्ट जायका वगैरह खराब ना हो। जैसे जरा देखिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करनी है तो बहुत सारा फूड ऐसा होता है जिसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि बिल्कुल वो एयर कंडीशन वाला कंटेनर होना चाहिए, ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत कम हो, मॉइस्चर ना हो उसके अंदर। आगे बेटा इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ समझते हैं ना, ये भी स्टोरेज ही होती है, यानी मार्केट के अंदर शेल्फ में अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो वो खराब ना। तो बेटा केमिकल काइनेटिक की मदद से हम लोग वो मेथड डेवलप करते हैं, वो मेथड फाइंड करते हैं जिनसे फूड को मार्केट में अगर फूड पड़ा रहे, शेल्फ के अंदर अगर फूड पड़ा रहे काफी टाइम तक, तो वो खराब ना हो। बेटा यही इस टॉपिक के नोट्स हैं। ये ऑलमोस्ट मैंने सेम जैसे बुक में लिखा था वैसे का वैसा लिख दिया था, क्योंकि ज्यादातर ये थ्योरेटिकल था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज।